सभी को नमस्कार। हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट बीए पार्ट सेकेंड ईयर के थकान विषय पर चर्चा करने जा रहे थे। हमने कल तक थकान के क्या कारण हैं, थकान कितने प्रकार की होती है, उसमें हमने शारीरिक थकान देखी थी और मनोवैज्ञानिक थकान के बारे में बताया था। फिर अपन मनोवैज्ञानिक थकान भी 2 प्रकार की होती है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। उसमें से पहली है नीरस थकान। इस प्रकार की थकान में व्यक्ति की वास्तविक कार्य क्षमता क्या होती है, प्रभावित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को किसी काम के प्रति अरुचि हो जाती है, उसके प्रति काम करने की मंशा नहीं होती है, उनमें अनाकर्षण हो जाता है, उस कार्य के प्रति घृणा हो जाती है। यदि उसे कोई दूसरा कार्य दिया जाता है तब वह बिना किसी थके पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार की जो थकान होती है वह नीरस होती है, मतलब किसी काम के प्रति आकर्षण खत्म होना, अरुचि होना और घृणा होना क्या कहलाता है कि नीरसता आ गई है उस काम के प्रति। दूसरा काम वह बड़े इजीली कर लेता है, जैसे कि लगातार लिखते पढ़ते नीरस थकान उत्पन्न हो जाती है। यदि पढ़ाई छोड़कर व्यक्ति अगर घरेलू कार्य करने लग जाए, जैसे कि खाना बनाना है या सब्जी काटना है आदि कार्य शुरू करते तो वह थकान महसूस नहीं करता। इसलिए नीरस थकान को दूर करने के लिए हमें काम में क्या होना चाहिए, परिवर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही काम को करते करते व्यक्ति का मन क्या हो जाता है, उब जाता है। बिना रुचि के, इच्छा के काम करने से उसमें नीरस थकान आ जाती है। जिन गृहिणियों को घरेलू कार्यों में रुचि नहीं होती वे शीघ्र ही इस प्रकार की थकान से ग्रसित हो जाते हैं, या जिन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं होती है तो वो इस प्रकार के थकान से ग्रसित हो जाते हैं। नीरस थकान के हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, व्यक्ति को विश्रामहीनता का बोध होने लगता है, कार्य से कैसे छुटकारा मिले इसकी इच्छा होने लगती है, असंतोष की भावना उसमें आने लगती है, उबाऊपन लगता है, उसमें जो प्रेरणा का स्तर जो होता है वो बहुत निम्न हो जाता है। मतलब किसी को प्रेरणा भी इस कार्य के प्रति वो देने में इतना इच्छुक नहीं रह पाता। काम के प्रति अरुचि, घृणा, आलस्य, उबासी आएगी, नींद आएगी। ऐसा प्रतीत होगा कि घड़ी की सुई की रफ्तार अत्यंत धीमी है तथा समय पास करना भी भारी हो रहा है। तो इस प्रकार की थकान जो है नीरस थकान के अंतर्गत आती है, और इस प्रकार के सारे लक्षण जो है नीरस थकान के अंतर्गत हमें दिखाई देने लगते हैं। अब मनोवैज्ञानिक थकान का दूसरा जो प्रकार है वह है कुंठाजनित थकान। कुंठाजनित थकान जो है वह मानसिक थकान ही है, जिसके लिए केवल एक ही नहीं बल्कि कई परिस्थितियां सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती हैं। इस तरह की थकान तब होती है जब व्यक्ति योजना के अनुसार कार्य नहीं कर पाता अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में उसे बार बार असफलता हासिल होती है। लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, कुंठित हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, कुंठाजनित थकान उत्पन्न होना। मतलब जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को या उसकी योजना के अनुसार प्राप्त नहीं कर पाता और लक्ष्य प्राप्त करने में उसे असफलता होती है तो उसके मन में एक कुंठा उत्पन्न हो जाती है, और इस तरह की थकान को हम क्या कहते हैं, कुंठाजनित थकान कहते हैं। व्यक्ति को नवीन लक्ष्यों का निर्माण करना पड़ता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु फिर से नए सिरे से योजना बनाकर उस लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, मानसिक थकान या मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब हमें योजना के अनुसार क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो हमें फिर नया लक्ष्य बनाना पड़ेगा
और फिर नई योजना बनानी पड़ेगी और उससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और इस तरह की थकान हमें दिखाई देने लगती है या हमारे मन में आने लगती है। इस प्रकार की अगर थकान हो जाती है या कुंठाजनित थकान अगर हो जाती है तो हमें कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कार्य करने की सफल विधि का ज्ञान न होना, इसके कारण भी कुंठाजनित थकान उत्पन्न हो जाती है। और अगर हमारे में अनुभव की कमी है तो भी कुंठाजनित थकान उत्पन्न हो जाती है। बार बार लक्ष्य प्राप्ति में असफलता होने पर भी इस प्रकार की थकान होती है। कार्य की अनिश्चितता, भ्रामकता की स्थिति भी क्या करती है, कुंठाजनित थकान के लिए जिम्मेदार होती है। पारिवारिक विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, परिवार के किसी सदस्य द्वारा काम नहीं करना तथा असंतोष की भावना होना, इसके कारण भी कई बार कुंठाजनित थकान देखी जाती है। कार्य के प्रति उत्साह में कमी है तो भी क्या होता है, इस प्रकार की थकान देखने में आती है। कार्य संपन्न करने में अगर हमें बहुत अधिक समय लगता है तो भी कई बार क्या होता है, कुंठाजनित थकान हमें देखने को मिलती है। गृहिणी का कामकाजी होना तथा घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक नहीं निभा पाती तो वह दोनों ही कार्यों में थोड़ी सी असंतोष का अनुभव करती है और इस प्रकार की थकान महसूस करती है। प्राचीन स्थितियों के अनुरूप काम करने का जो तरीका है और कई नई विधियों से मेल नहीं खाता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति अपने अनुसार काम नहीं कर पाता, अपनी योजना से काम नहीं करता, तो इस प्रकार की थकान उसमें महसूस होने लगती है। अच्छा, वार्टले ने कुंठाजनित थकान से संबंधित अनेक अध्ययन किए और ये निष्कर्ष निकाला कि गृहिणी की घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी भी कुंठाजनित थकान को उत्पन्न करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब गृहिणी को सीमित समय में घर के उत्तरदायित्वों के साथ साथ कार्यस्थल के भी कार्यों को निपटाना पड़ता है, तब क्या होता है, कई लक्ष्य वो प्राप्त नहीं कर पाती है, कई लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं और उसमें कुंठाजनित थकान उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, कई बार इस प्रकार की थकान हो जाए या नीरस थकान उत्पन्न हो जाए या शारीरिक थकान उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन अब देखते हैं कि इस थकान के क्या क्या लक्षण हैं। व्यक्ति सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, शिथिल हो जाता है, उबासी लेता है, नींद आती है, जमाई आती है। आप लोगों को भी इस तरह का कई बार अनुभव होता होगा। कायिक क्षमता में कमी आ जाती है, काम करने में बहुत अधिक समय लगने लगता है और बार बार गलतियां होने लगती है, एकाग्रता में भी कमी आने लगती है और काम बिल्कुल नहीं करने की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, उसके बाद कई बार तो उसमें पलके झपकने लगता है। अच्छा, अब ये सारे लक्षण अगर थकान के उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे पास अब क्वेश्चन आता है कि इस थकान को हम दूर कैसे करें। तो थकान को दूर करने के भी कई उपाय हैं। आज मैं शॉर्ट में बताती हूँ, फिर डिटेल में अपन बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। थकान को दूर करने के कई उपाय हैं। गृहिणी सुविधा एवं रुचि के अनुसार इन उपायों का उपयोग करके थकान को क्या कर सकती है, मिटा सकती है। थकान दूर करने के जो उपाय हैं उसमें पहला है विश्राम काल अर्थात रेस्ट पीरियड। ये भी थकान को दूर करने का बहुत अच्छा जरिया है। दूसरा है प्रेरणा की भूमिका, रोल ऑफ मोटिवेशन। अगर किसी को मोटिवेशन दिया जाए तो भी थकान दूर हो जाती है। फिर कार्य में परिवर्तन, चेंज इन वर्क। अगर काम में ही परिवर्तन कर दिया जाए कि हम पहले कोई काम कर रहे हैं फिर दूसरा काम करने लग जाए तो भी थकान दूर हो सकती है हमारी।
उचित शारीरिक स्थिति व मुद्रा अर्थात करेक्ट एंड प्रॉपर बॉडी पोस्चर। अगर बॉडी का पोस्चर जो है प्रॉपर होगा तो हमें थकान कम महसूस होगी। कार्य के प्रति रुचि जागृत करो। अच्छा, क्रिएट इंटरेस्ट इन वर्क, मतलब वर्क में अगर इंटरेस्ट पैदा होता है तो भी क्या होती है, थकान हमें कम महसूस होती है। फिर कार्य में कौशल विकसित करना, मतलब डेवलप वर्क स्किल। अगर आप में उस वर्क के प्रति कौशल उत्पन्न हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से बिना थके काम कर सकते हैं। फिर है कार्य करने के लिए समय शक्ति की बचत के उपकरणों का उपयोग करना, मतलब कि है यूज ऑफ लेबर टाइम सेविंग एंड इक्विपमेंट। अगर हम इन सब का उपयोग करते हैं तो थकान क्या होती है, दूर हो सकती है। अब इसे हम डिटेल में एक एक को पढ़ते हैं कि हम थकान को किस तरीके से अलग अलग तरीके से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है विश्राम काल। थकान को दूर करने का सबसे सरल, सुगम और प्रभावी उपाय है विश्राम करना। विश्राम करने से शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की थकान मिट जाती है। व्यक्ति फिर से कार्य करने की शक्ति और योग्यता और क्षमता विकसित कर लेता है। विश्राम के बाद व्यक्ति पूरे मनोयोग से कार्य संपन्न करता है, परंतु शरीर को पूर्ण विश्राम सोने से ही मिलता है। दिन भर काम करने के बाद रात्रि को अगर वो 7-8 घंटे पूरा विश्राम करता है तो दूसरे दिन की जो शुरुआत है ताजगी के साथ करता है, और दिन में भी काम करने के उपरांत थोड़ी सी देर विश्राम अगर वो कर लेता है तो उसकी थकान क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और किए जाने वाले कार्य के प्रति उसमें रुचि जागृत हो जाती है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है या गृहिणी जो है कार्य करने की अवधि में कितनी बार, कितनी देर तक तथा कब विश्राम करना चाहिए, ये किस पर निर्भर करेगा, ये उसकी कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसकी आदत पर निर्भर करेगा, रुचि पर निर्भर करेगा, परिस्थिति और वातावरण, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति आदि बातों पर निर्भर करेगा कि किसी व्यक्ति को या गृहिणी को कितने विश्राम की आवश्यकता है या कितने विश्राम काल की जरूरत है। कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग कठिन परिश्रम में होते हैं, वो पूरे दिन कठोर परिश्रम करने के बाद भी नहीं थकते। और वास्तव में थकान की प्रकृति व्यक्ति विशेष में भिन्न भिन्न होती है तथा विभिन्न तरीके अपनाकर इस थकान को भी वो भिन्न भिन्न तरीके से दूर कर सकते हैं। अतः उसके विश्राम का जो काल है वह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। गृहिणी को दिन भर अनेक घरेलू कार्य संपन्न करने पड़ते हैं, साथ ही उनके उत्पादन का सही समय भी निश्चित नहीं होता। अतः ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि गृहिणी को कब, कितनी देर तक और कितना विश्राम और कितनी बार विश्राम करने पर उसकी थकान दूर हो जाएगी, जबकि कुछ गृहिणियाँ थोड़ी देर बाद ही विश्राम चाहती है और उनकी थोड़ी सी विश्राम करने से ही थकान दूर हो जाती है, जबकि कुछ गृहिणियों को थकान मिटाने के लिए पर्याप्त समय भी चाहिए, विश्राम करने की भी लंबे समय तक विश्राम करने की भी ज़रूरत होती है। और कुछ गृहिणियाँ तो क्या करती है, अपने काम में परिवर्तन करके या मनोरंजन करके क्या कर लेती, विश्राम काल का उपयोग कर लेती है। ठीक है ना, तो इस तरह व्यक्ति विशेष के अनुसार जो है विश्राम काल का उपयोग करने से व्यक्ति की थकान जो होती है दूर होती है। बार्नस के अनुसार विश्राम काल हल्के एवं भारी काम करने के उपरांत हुई थकान से छुटकारा पाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। विश्राम काल किस तरह व्यतीत किया जाए, शारीरिक एवं मानसिक काम करने के बाद
कितनी देर तक विश्राम किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी अपन ने ऊपर समझाई थी। और ये विश्राम जो है वह व्यक्ति की कार्य स्थिति या व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है। इस तरह हम विश्राम काल का उपयोग करके थकान को दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो थकान को दूर करने के उपाय हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आया समझ में? धन्यवाद।